नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि डेली की तरह हम आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आने वाले यूपीपीसीएल एग्ज़ाम TG2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच का अंतर कितना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के फेज अंतर होता है, कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। एकदम राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन होती है। तो कौन सी इसमें कठिन होती है। जैसा कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः बहुत अधिक होती है और इसलिए बहुत शुद्ध मापने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों थोड़ी सी कमी हो गई है। क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, इन्हें जो है समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए आवश्यक होती है कि इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है। एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर जो सिल्का जेल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकदम राइट मित्रों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कापर हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि एक ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। यदि एक ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकदम राइट मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ट्रांसफार्मर का आकार कम किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर का आकार को कम किया जा सकता है जब उसका फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव कैसा होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव, तो इसमें जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट करने में हमें, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने में हमें, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने में हमें, एकदम राइट मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियाँ का योग प्राप्त होता है। हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियाँ का योग प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है, तो कैसी होती है दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है। एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉपर हानियाँ बराबर आयरन हानियाँ, कॉपर हानियाँ बराबर
जो दक्षता होती है, सॉरी मित्रों क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है तो कॉपर हानियाँ बराबर आयरन हानियाँ या लौह हानियाँ, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रांसफार्मर का ब्रीदर कार्य होता है। ट्रांसफार्मर की ब्रीदर का कार्य कैसा होता है? ट्रांसफार्मर की ब्रीदर का कार्य कैसा होता है? एकदम राइट मित्रों, ट्रांसफार्मर की जो ब्रीदर का कार्य होता है, जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो वह हवा की नमी को सोख लेता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि ब्रीदर का कार्य क्या होता है कि जब किसी भी ट्रांसफार्मर में बाहर से हवा प्रवेश करती है तो वह जो है नमी को क्या कर देता है? सोख लेता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है? एकदम राइट मित्रों, ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ मान है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पर, टर्मिनलों की संख्या पर और फ्लक्स के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी टर्मिनलों की संख्या और फ्लक्स के बराबर होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की अपेक्षा क्या होता है? जैसा कि मित्रों यहाँ पर स्टेप डाउन कह रहा है, प्राइमरी में वाइंडिंग की संख्या और सेकेंडरी में जो टर्नों की संख्या है की अपेक्षा कैसा होता है स्टेप डाउन में? एकदम राइट मित्रों, यहाँ पर 14 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, स्टेप डाउन में कैसा हो जाएगा? प्राइमरी में अधिक रहेगा स्टेप डाउन और सेकेंडरी में कम रहेगा, तो मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग में कैसा रहेगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सीक्वेंस से दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको देखते चलिएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में आप क्या समझते हैं? अगर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के बारे में आप क्या समझते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आप अगर देखते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका काम जरूर आएगा। यह स्थिर रहने वाली एक मशीन है जो वोल्टेज को कम या अधिक करने में काम आती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? दोस्तों तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर में जो मुख्य भाग होते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर, यही 3 चीज़ होते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उस वाइंडिंग का नाम क्या है जिसकी लंबाई दी जाती है, जिसकी सप्लाई दी जाती है? उस वाइंडिंग का नाम क्या है जिसमें सप्लाई दी जाती है? तो दोस्तों जो सप्लाई देने वाली होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और जो जहाँ से हम लोड कनेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो सप्लाई देने वाली कौन सी वाइंडिंग होती है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, जिससे सप्लाई ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर लोड हम डालते हैं, मैंने इससे पहले बता दिया था। लेमिनेशन कोर का क्या फ़ायदा है? लेमिनेटेड कोर का क्या फ़ायदा है? दोस्तों यहाँ पर लेमिनेटेड कोर का फ़ायदा ये होता है कि कोर में एडी करंट लॉसेज कम हो जाते हैं। कोर में क्या होता है कि एडी करंट लॉसेज कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक पथ कितने होते हैं? अगर कोर टाइप का है तो उसमें मैग्नेटिक पथ एक ही होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रास्ते कितने होते हैं? तो दोस्तों अगर सेल टाइप का है तो उसमें चुंबकीय रास्ते 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ट्रांसफार्मर अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है दोस्तों, E2/E1 = N2/N1 बराबर कितना होता है? बराबर I1/I2 होता है। जैसा कि मित्रों यहाँ पर 11 लग रहा है, लेकिन ये 11 नहीं I है, तो I1/I2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में पैदा होने वाली ईएमएफ का सूत्र बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईएमएफ का सूत्र होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का, तो E बराबर जो है 4.445 MAX FN वोल्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल क्यों भरा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसलिए भरा जाता है कि इंसुलेशन बढ़ाने या बाइंडिंग को ठंडी रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ट्रांसफार्मर आयल में फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसफार्मर आयल में फ्लैश पॉइंट से हम क्या समझते हैं? आयल वाष्प का इग्निशन बिंदु होता है।
क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ट्रांसफार्मर आयर में फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर आयर में जो फ्लैश पॉइंट होता है उससे ताप कर्म जो होता है जिस पर तेल आग पकड़ती है, तेल जो होती है आग पकड़ती है, वह तापकर्म जिस पर तेल आग को पकड़ती है। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों फिट किया जाता है। तो ब्रीदर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में शुष्क हवा देने के लिए ब्रीदर का प्रयोग क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर में शुष्क हवा देने के लिए हम ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर क्यों लगाया जाता है। तो कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है दोस्तों, जब तेल गर्म होकर फैलता है तो वह उसको उस जगह देता है, तो वह उसको जो है जगह प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ब्रीदर में क्या मटेरियल भरा जाता है। तो दोस्तों ब्रीदर में जो भरा जाता है कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इमरजेंसी रिलीज क्या है। एमरजेंसी रिलीज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पाइप होती है जो ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट के समय फटने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नो लोड फ्लक्स और लोड फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। नो लोड फ्लक्स और लोड फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स बिना लोड पर होता है वही लोड होता है, जो फ्लक्स बिना लोड पर होता है वही लोड पर होता है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ट्रांसफार्मर में लोड करंट के क्या कार्य हैं। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट के क्या कार्य हैं। फ्लक्स पैदा करती है तथा आयरन व कॉपर लॉस पूरे करती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जब सेकेंडरी साइड पर लोड बढ़ाया जाता है तो प्राइमरी पर क्या असर पड़ता है। तो प्राइमरी में करंट बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आयरन लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आयरन लॉस मालूम करने के लिए हम किसका टेस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ओपन सर्किट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर लॉस मालूम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ओपन सर्किट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कॉपर लॉस मालूम करने के लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है। तो कॉपर लॉस को मालूम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस क्यों छोड़ देते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस क्यों छोड़ देते हैं दोस्तों, नो लोड करंट के कम होने के कारण जो है इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम वोल्टेज होती है और आयरन लॉसेज वोल्टेज फ्लक्स के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर तो इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है। जैसा कि ऑटो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज पर ही क्यों कार्य करती है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग होते हैं, इसलिए ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है वो लो पर ही कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या होता है कि इसमें तांबे की बचत होती है, अर्थात कॉपर की बचत होती है। सीटी और पीटी से आप क्या समझते हैं। तो जो सीटी फॉर करंट ट्रांसफार्मर होता है, पीटी फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो सीटी ट्रांसफार्मर जो होती है वो करंट ट्रांसफार्मर को कहते हैं, जो कि अधिक करंट मापने के काम में आता है। जो कि पीटी ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है को कहते हैं, जो कि अधिक वोल्टेज को मापने के काम में आता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।